पाकिस्तान वो कौम थोड़ी जुनूनी कौम है, खासतौर से जब इंडिया की बात आती है। वो कितना भी वेस्ट एशिया वगैरह कुछ भी कर ले वहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, उनका जो रियल टारगेट जिससे पैथोलॉजिकल हेट्रेड जो कहते हैं ना, क्या ऐसा ना, डीप रूटेड इनग्रेन्ड हेट्रेड, वो है इंडिया और हिंदू भारत। और ये अब ये चीज़ उनके लिए पूरी तरह से जस्टिफाइड हो जाती है, बिकॉज हम भी एक अलग ट्रेजेक्ट्री पर जा रहे हैं। यहाँ पर 2014 के बाद से वी हैव अ हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट और यहाँ पर एक हिंदू रिवाइवलिज्म भी हो रहा है। तो हमारी नौकरियाँ बाहर वाले ले गए, हमारे रिसोर्सेज बाहर वाले ले गए। तो वो जब पब्लिक सोशल अनरेस्ट होगा, ऐसे केसेस, ये सारी चीज़ें लोगों को मोबिलाइज करने में मदद करेंगी। कल को जो है, अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई बड़ा युद्ध होता है, और वो तो अवश्यम भावी है, जो हमने देख लिया पिछला, जो पानी बंद हो गया तो उनको परेशानी आएगी, लेकिन अगर जंगी हो गई ना, उनके पास अगर पानी बंद हो गया तो वो फिर जंग ही करेंगे। वो तो विचित्र सी शांति हमको देखने को मिल रही है, और कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये शांति क्या वास्तविक तरीके से सारी चीज़ें सही हो गई हैं, या फिर इस शांति के पीछे कुछ सीरियसली हो रहा है जो हम मिस कर रहे हैं, जो एनालिस्ट मिस कर रहे हैं, जो शायद सरकार भी मिस कर रही हो। मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में एक नैरेटिव ये है कि 370 की एब्रोगेशन के बाद वहाँ पर हालात बड़े सामान्य हो गए हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल वगैरह इस तरह के इवेंट्स आयोजित होने लगे हैं, और लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे एक सिग्नल क्या जा रहा है दिल्ली के अंदर कि सब कुछ ठीक हो गया है। हम यहाँ पर ये क्या नोशन बैठ गया था कि सब कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है। ये तो आप भी जानते हैं, सब जगह ये डेटा आ रहे थे। तो हम लोग बिल्कुल कहते हैं ना, एक कॉम्प्लेसेंसी के अंदर आ गए थे, कश्मीर में अब मोबिलाइजेशन नहीं होगा, स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई है। मगर आप सोचिए, खamenei की उसकी डेथ के बाद जो है, हजारों लोग सड़कों के ऊपर, ऐसे सड़कों पर निकले कि पुलिस व्यवस्था फेल हो गई कई जगहों के ऊपर। क्या पथराव हो रहा है बुरी तरीके से, बडगाम, बांदीपुरा, श्रीनगर मेन सिटी के अंदर पथराव हुआ ना, कारगिल के अंदर। ये कई बातें जो है यहाँ पर अलग तरीके से प्रोजेक्ट की जाएंगी कि यहाँ पर जो है आपका वहाँ पर ऐसा पथराव नहीं हुआ, ये एक शांतिपूर्ण जुलूस थे, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है एंटी इंडिया नहीं है, इसलिए इंडिया को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये प्योरली एक रिलीजियस सिंबलिज्म है। लेकिन नहीं, आपको इनके पीछे जा करके देखनी पड़ेंगी चीज़ें। और मेरा तो कई पुलिस अफसरों से मेरी बातचीत हुई, मैं ऐसे अफसरों से भी मिला जिनको पत्थर लगे और पत्थर के निशान भी उन्होंने मुझे दिखाए, ठीक है। अच्छा। तो वो बड़े डिस्टर्ब थे इन चीज़ों से कि ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों छुपाया जा रहा है। छुपाने का तो देखिए बात ये कि फिर कहीं ना कहीं एक नैरेटिव भी, तो आप जो नैरेटिव प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसमें डेंट आता है ना, उसके अंदर ये चीज़ें। और शायद ये है कि ऊपर जो फीडबैक जाता होगा, देखिए एक फीडबैक का एक चैनल होता है जनरली कश्मीर के अंदर, क्या नीचे ग्रास रूट्स लेवल पर सबसे अच्छा जिसका इंट होता है वो है JKP, जम्मू कश्मीर पुलिस का, क्योंकि वो लोग लोकल हैं। तो इंट उन लोगों का सबसे अच्छा होता है, वो लोग पल्स समझते हैं ये। फिर हमारी सेंट्रल एजेंसीज आ जाती हैं जिसके अंदर IB है, रॉ है। अब इनका रॉ का थोड़ा सा वहाँ पर स्कोप बड़ा एक लिमिटेड है, वो मोस्टली फॉरेन एस्पेक्ट से ज़्यादा डील करते हैं, बट IB का बड़ा एक व्यापक स्कोप है। IB शुरू से डील करती आ रही है कश्मीर के अंदर, लेकिन IB की ब्लंडर्स और गलतियाँ, उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ आपको, तो सब जानते हैं कैसे ऐसे शुरू से क्या रहा है, उनका पूरा सिस्टम क्या रहा है। तो नीचे उनका एक जो बेस है चीज़ों का, वो एक पहली बात तो वो इतना इफेक्टिव है नहीं है। दूसरा, जो लोग उनको फीडबैक देते हैं आकर के, वो सब ड्यूबियस टाइप के लोग हैं आकर के, और वो आपको टोपी पहनाते रहते हैं आकर के। और उनका जो स्ट्रक्चरिंग है IB के अंदर, टॉप लेवल पर जनरली एक IPS ऑफिसर वहाँ पोस्ट होता है जो बाहर से आता है, जिसका आप किसी स्टेट के अंदर, आप कभी कोई डिस्ट्रिक्ट चला रहे हैं, कोई IG हैं क्या है, उसके बाद आप IB में चले जाते हैं, तो आप जिन असाइनमेंट्स पर लगते हैं तो वो आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं, आपको उस तरह की कॉन्फ्लिक्ट जोन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो नीचे जो अफसर्स आते हैं, कोई राजस्थान का है, तो कोई MP का है, कोई गुजरात का है, जिसको लैंग्वेज कल्चर का कुछ आइडिया नहीं है, वो वहाँ पर जाता है, उसको उसका जो प्रीडेसेसर था वो पुराने एसेट्स दे देता है कि ये आपको खबर देंगे। वो सारे के सारे आइडेंटिफाइड लोग हैं, उनको पता है कि क्या फीड करना है, जिससे पैसा मिलता रहेगा, और सारा जो है ना मिसलीडिंग करते रहते हैं। जब तक वो उसको समझता है उस कॉन्फ्लिक्ट को, तब तक उसका ट्रांसफर हो जाता है। अभी तो ये अजीत डोवाल जैसे इतने महान जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे, डायरेक्टर भी रहे, और अभी तो वो और भी उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, तो वो उनको नहीं पता है कि ये किस तरीके के लोग हैं जो वहाँ पे जा रहे हैं, या कश्मीर में तो किस तरीके की इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही है ऐसे लोगों को, IPS ऑफिसर्स या और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है शायद। तो ये मेरा अजम्पशन तो यही होगा ना इसमें कि भाई कश्मीर हमारे लिए तो सबसे सेंसिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। तो जो देश के सबसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के और इंटेलिजेंस में सबसे पीक पे जो काम करने वाले लोग हैं, एबिलिटी के लोग हैं, टैलेंट के लोग हैं, उनको भेजा जाता होगा। बट द वे यू आर डिस्क्राइबिंग, इट्स कम्प्लीटली नॉन सीरियस काइंड ऑफ अप्रोच। ऐसा बिकॉज हमारे ब्लंडर्स बहुत हैं। देखिए जैसे डोवल साहब की आपने बात की, आज वो NSA हैं, NSA के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उस तरह से एक एक सोर्स से बात करना, ये करना। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ ऑब्वियसली, मतलब वी कांट एक्सपेक्ट कि ही विल बी रनिंग हिज ओन इन्फॉर्मेंट्स। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई वो कम से कम इतना तो इंश्योर उन्होंने, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है वो तो ये होगी ना कि वो इतना इंश्योर करें कि वहाँ पे सबसे काबिल लोग भेजे जाएं।
ऐसे ही किसी भी आईपीएस को ना भेजा जाए जिसको कुछ पता ही नहीं है, और आप कह रहे हैं ये हो रहा है। तो ये अभी तो ये चीज शो करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वीक है भाई। आप किस चीज को आप अभी तक समझे नहीं क्या? इतने साल हो गए जो है, जो कहते हैं जो सारी एंटी नेशनल फोर्सेज जो हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट करती रही, अगर अब भी कोई गुंजाइश रह गई है इनको स्पेस देके कुछ करवाने की, तो मुझे लगता है कि शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इन कॉन्फ्लिक्ट की बहुत पुअर अंडरस्टैंडिंग है। पब्लिक सेंटिमेंट क्या है उसके ऊपर साइलेंस है, बिकॉज हमें ऊपर दिख रहा है कि हर आदमी भारत माता की जय कर रहा है, हर आदमी बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, बट ग्रास रूट्स लेवल पर सेंटिमेंट दूसरा है। उस सेंटिमेंट के अंदर एक और चीज ऐड करती है कि करप्शन थोड़ा सा काफी उसका एक प्रॉब्लम एक दिखने में आ रही है वहां पर। करप्शन जो है, करप्शन की बात तो मैं मानता हूं कि उसमें अगर ऑब्जेक्टिवली भी आप मुझसे पूछेंगे तो करप्शन की समस्या है, खासतौर से ब्यूरोक्रेसी की, एरोगेंस की और करप्शन की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है कश्मीर के अंदर। आप जाते हो कश्मीर तो आपको बताना चाहिए कि ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं है, ये हर एक राज्य की समस्या है। ठीक है, लेकिन कश्मीर में ये समस्या मतलब इसका डायमेंशन अलग हो जाता है, ये एक रीजन बन जाती है एंटी स्टेट एंटी इंडिया जो है ना वो करने के लिए। बाकी ये समस्या हर राज्य की है, एक्सट्रीम ब्यूरोक्रेटिक एरोगेंस और करप्शन। एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर सारे जो हैं नॉन कश्मीरीज डोमिनेट कर रहे हैं, हमको नहीं दिया जा रहा। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं आपके बिजनेस के और भी कई सारे, वो सारे बाहर वालों को मिल रहे हैं, स्टेट के बाहर वालों को। तो इस्लाम के अंदर क्या है, पूरा इस्लाम जो है ना रिलीजियस सिस्टम एग्जिस्ट करता है टू हेल्प द मुस्तज़फ़ीन, मतलब जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उनकी मदद के लिए और लड़ाई करने के लिए उनके हक में, ये एक नैरेटिव दिया जाता है। और इसका इस्लाम के अंदर बड़ी एक बहुत ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस है, मतलब जो है कि आपको मजलूम के हक में लड़ना है, ये करना है। तो अब ये लोग मोबिलाइज होंगे, ठीक है, लोगों के सामने जब ये बात जाएगी भाई हमारी नौकरियां बाहर वाले ले गए, हमारे रिसोर्सेज बाहर वाले ले गए, तो वो जब पब्लिक सोशल अनरेस्ट होगा, ऐसे केसेस, ये सारी चीज़ें लोगों को मोबिलाइज करने में मदद करेंगी। कल को जो है अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई बड़ा युद्ध होता है, और वो तो अवश्यम भावी है, जो हमने देख लिया पिछला जो ट्रैक चल रहा है पिछले 10 साल के अंदर। अभी कई लोग बोल रहे हैं सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कि हमने जब से इंडस वाटर ट्रीटी का थ्रेट दिया और हमने उस पर काम करना शुरू किया है तो पाकिस्तान डर गया है एक तरीके से, हालांकि वो दिखा नहीं रहा है, लेकिन अब वो अटैक नहीं कर रहा है। पिछले 1 साल में उसने ऐसा कोई अटैक नहीं करने की कोशिश की है। तो ये एक एक्सक्यूज़ की तरीके से बताया जा रहा है कि भाई अब वो उसका जो बिहेवियर है उसमें चेंज आया है। बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि जो लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ और जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो मेंशन भी नहीं किया, कोई अब सवाल भी नहीं पूछता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम अगर पाकिस्तान ऐसा दोबारा करेगा, इसलिए हम ऑपरेशन सिंदूर रोक रहे हैं क्योंकि अभी हमारा ये वार्निंग है कि अभी दोबारा करेगा तो फिर हम करेंगे, रिज्यूम करेंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर पोज किया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है, कोई रिज्यूम नहीं हुआ, बात भी नहीं हुई कि भाई वो ओपनली बता दो, कुछ थ्रेट ही दे दो कि क्यों किया तुमने ये लाल किले वाला। खैर वो भी छोड़ दीजिए, अभी भी यही बोला जा रहा है कि अभी कोई भी बड़ा काम नहीं करने वाला है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान वो कौम थोड़ी जुनूनी कौम है, खासतौर से जब इंडिया की बात आती है। वो कितना भी वेस्ट एशिया वगैरह कुछ भी कर ले वहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, उनका जो रियल टारगेट है, जो रियल टारगेट जिससे पैथोलॉजिकल हेट्रेड जो कहते हैं ना, क्या है सर से डीप रूटेड इनग्रेन्ड हेट्रेड, वो है इंडिया और हिंदू भारत ना। और ये अब ये चीज़ उनके लिए पूरी तरह से जस्टिफाइड हो जाती है, बिकॉज हम भी एक अलग ट्रेजेक्ट्री पर जा रहे हैं। यहाँ पर 2014 के बाद से वी हैव अ हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट और यहाँ पर एक हिंदू रिवाइवलिज्म भी हो रहा है। तो अब वो उनके बिल्कुल उसमें क्या कहते हैं ना, पैरामीटर्स में, उस फ्रेमवर्क में बिल्कुल फिट बैठती है। ये इंदस वाटर्स हो गया, जो बलूच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, ये छोटी मोटी टैक्टिकल हर्डल्स हैं उनके लिए, ठीक है ना। बट पानी बंद हो गया तो कैसे जिएंगे वो? पानी बंद हो गया, आप देखिए, वो तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने देखा दुनिया के अंदर ईरान जो कि पिछले 40 साल से सैंक्शंस फेस कर रहा था, इकोनॉमिकली डिसफंक्शनल एंड डेबिलिटेटेड इकोनॉमी, क्या उसने 2 न्यूक्लियर पावर्स की नाक में दम करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं बात जंग की कर रहा हूँ, ठीक है। पानी बंद हो गया तो उनको परेशानी आएगी, लेकिन अगर जंग ही हो गई ना उनके पास, अगर पानी बंद हो गया तो वो फिर जंग ही करेंगे। वो तो जंग, ठीक है, वो तो बन ही गया उनका, तो उन्होंने बोल ही दिया है कि वो तो हमारा जंग का कारण होगा। तो फिर फाइनल वॉर करेंगे आपसे। और अगर वॉर करेंगे तो उसमें क्या सिनेरियो बन सकता है? उसमें सिनेरियो ये बन सकता है कि इस फ्रंट पर वॉर, इस बार पूरे हर तरह से वॉर होगा, ठीक है। हमने ऑफ सिंदूर में भी देखा कि राजस्थान तक में भी ड्रोन्स आए, अंदर गिरे हैं। तो पूरा आपका वेस्टर्न फ्रंट ऑक्यूपाई होगा और उसमें कश्मीर के अंदर, खास तौर से पंजाब और मेनली कश्मीर के अंदर, तो पब्लिक सड़कों पर हो सकता है वो उनको मोबिलाइज करके जो है ना कुछ मैसिव सोशल अनरेस्ट करवाएं, जिससे कि ट्रूप मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो, लॉजिस्टिक्स में, ट्रूप मूवमेंट के अंदर। लाइकवाइज पंजाब के अंदर भी इस तरह की कोई चीज़ करवा सकते हैं जिसमें टेरर अटैक्स हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक्स, कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर ट्रूप मूवमेंट, आपका सोशल अनरेस्ट। अब सोशल अनरेस्ट और साथ में स्पोरेडिक टेरर अटैक्स एक साथ अलग अलग जगह के ऊपर, वो चीज़ें अगर क्रिएट होती हैं तो फोर्सेस के मूवमेंट में दिक्कत आती है, आप इंटरनली जो है ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। लाइकवाइज आपका जो ईस्टर्न फ्रंट है बांग्लादेश वाला,
वहां पर अगर चीजें डिस्टर्ब हो गई, मैसिव सोशल रेजिस्टेंस खड़ा हो गया, अभी बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, तो उस साइड में भी ये इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के कुछ बलवा कर सकते हैं, इंसर्जेंट्स जो हैं उनको लेकर के कुछ जो ये उत्पात मचा सकते हैं, और इंटरनल अनरेस्ट। और उसके अलावा रेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर जिस तरह से पोलराइजेशन अभी बढ़ रहा है हमारे कंट्री के अंदर, तो उसके हिसाब से जो अलग अलग भाग में जो कोवर्ट सेल्स बन रही हैं, लोकल जिहादिस्ट नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं, वो भी जो है एक्टिव हो सकते हैं। तो वो चीज अगर वॉर के साथ जो है ना, ये अगर साइमल्टेनियसली कोइंसाइड करती हैं, तो फिर ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। और दूसरी, और ये संभव है, मतलब ये चीज जो है ना, देखिए जिस आज एक कोई मस्जिद या मॉस्क को लेकर कोई फैसला आता है, लोग सड़कों पर निकल आते हैं, छोटे से शहर में कम्युनल राइट हो जाता है, पूरी की पूरी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ऑक्यूपाई हो जाती हैं। तो ये चीजें, अब जो माहौल बन रहा है, वो सारी की सारी चीजें कैटलॉग की जा रही है कि साहब धार में जो फैसला आया एंटी मुस्लिम था, वहां जो चीज हुई बंगाल में एंटी मुस्लिम ड्राइव चल रही है, ये बुलडोजर गिराया जा रहा है। पूरा मैप आउट करो पूरे इंडिया को, कि रेडिकलाइजेशन इंडेक्स बनाओ हर डिस्ट्रिक्ट का, और तो ये सारी जो सेल निकल रही है, इससे आप लाइव आप देख सकते हो कि कहाँ रेडिकलाइजेशन ज्यादा है, वहां पे टैकल करने की जरूरत है। बट लेकिन वो कर नहीं रहे हम। उसमें फिर बात वही आ जाती है कि आपकी जो इंटेलिजेंस मशीनरी है उसका कंप्लीट ओवरहॉल करना पड़ेगा आपको जो है उसमें एक कहता है प्रोफेशनल एफिशिएंसी लानी पड़ेगी। इमेजिन करिए आप दूसरे स्टेट्स जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो इन स्टेट्स के अंदर पर्टिकुलर जो पुलिस रिलेटेड जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके पास तो ना तो वो स्किल्स हैं, ना वो ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर है, इंक्लूडिंग आप आईबीबी ले लीजिए। और अभी ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हैं सारे इनके जो कम्युनिकेशंस होते हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस के ऊपर, डेटिंग एप्स के ऊपर, वहां तो इनके कम्युनिकेशंस होते हैं। इसमें आप एक और चीज जोड़िए, पाकिस्तान अभी डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग है ग्लोबली। देखिए पाकिस्तान वेस्ट एशिया के नेगोशिएशंस में एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है, चाहे हम उनको पोस्टमैन कहें, चाहे हम ये बात माने या नहीं माने, सर से वो एक अलग चीज़ है, वो एक पर्सनल एक कहते हैं एक नाराजगी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है। आसिम मुनीर ने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंसोलिडेट किया है वहाँ पर ना, खासतौर से पाकिस्तान की पोजीशन को। वो ईरान और इसके बीच में जो नेगोशिएशंस का जो काम है, उसका क्रिटिकल कहते हैं एक सेंटर पॉइंट पाकिस्तान है। अमेरिकन को पाकिस्तान की ज़रूरत है, चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है। चाइना भी अगर अब मिडल ईस्ट के अंदर अगर थोड़ा सा अपना एक एक्सपेंशन करना चाहे, तो पाकिस्तान डेफिनेटली की प्लेयर है। अगर अमेरिकन को इसको वो एक एग्जिट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, तो उनकी मजबूरियां बहुत ज़्यादा हैं और डिपेंडेंस पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा है। सऊदी के साथ पाकिस्तान की ज़बरदस्त दोस्ती है, तुर्की के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। हमने तो देखा ही तुर्की वाले क्या कर रहे थे, टर्की वाले जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मदद कर रहे थे पाकिस्तान की। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई एस्केलेशन हो जाता है, युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, तो ग्लोबल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में आप अकेले पड़ सकते हैं। आपके साथ कोई खास, वो तो अभी भी अकेले ही थे, अभी भी अकेले ही थे, सिंदूर में भी अकेले ही थे। और उसके साथ आप मिला लीजिए जो मैंने पूरा जो इंटरनल अनरेस्ट का जो सिनेरियो क्रिएट किया, तो आप सोचिए हमारी क्या स्थिति रहेगी। फिर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी आजकल जो एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हैं, वो आपके अपने पीएनटी सिस्टम पर काम करते हैं, मतलब जो ग्लोबल आपका जो नेविगेशन सिस्टम्स है उसके ऊपर। चाइना के पास अपना एक शानदार नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, पता नहीं कितने 30-30 से भी ऊपर उसमें कुछ सैटेलाइट्स, हाँ कॉन्स्टलेशन उनके पास है। ऐसे ही रशिया का भी है, ऐसे ही आपका अमेरिका का भी है इधर से। और चाइना ऑफ सिंदूर में उनको क्रिटिकल रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था, है ना। अब आज अगर जो है युद्ध होता है कुछ भी ऐसी, और उस जो रियल टाइम इंटेलिजेंस जो उनको मिल रही थी, उसके बेसिस पर उन्होंने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स फायर किए, और हमारे जहाज जो है ना, हमारी अपनी टेरिटरी के अंदर भी वो जहाज गिराए, ठीक है। तो अब अगर ऐसी स्थिति फ्यूचर में बनती है, तो हम अपने खुद के हमारे पीएनटी सिस्टम के बिना क्या करेंगे। हमारा जो जीपीएस जो नाविक, उसमें तो पता नहीं अभी कितने सैटेलाइट टिका हुआ है, वो भी पता नहीं कब बुझ जाएगा। यस, एटॉमिक क्लॉक से आपकी काम नहीं कर रही, आप ले नहीं, प्रोक्योर नहीं कर पा रहे। तो आप अगर ऐसी स्थिति में आपके ड्रोन्स को आप एआई से भी इंटीग्रेट कर देंगे, आपके पास अपना जीपीएस सिस्टम ही नहीं है, तो आप करेंगे कैसे उसको। और उनके पास वो सारा सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, उनका अपना नहीं माना, लेकिन बाकी दूसरों का तो है। और ऐसी स्थिति में रशिया की अगर मैं आपको बात कहूं, तो देखिए रशिया के भी ओवरऑल लार्जर कहते हैं लॉन्ग रन में जो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो चाइना के साथ हैं आज। तो रूस भी आपकी मदद जो है वो एक सीमा के बाहर जाकर के नहीं करेगा, वो चाइना के साथ उनके लॉन्ग रन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। इनफैक्ट हमने तो बीच में जब ऑफ सिंदूर या उससे पहले की बात है, जो आई थिंक हमने कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाई थी, जिसके अंदर कई रशियन डिप्लोमेट्स वगैरह से बात हो रही थी, तो हमने पूछा था उनसे कि भाई आपका क्या रुख रहेगा। तो क्या कि भाई हमारे लिए चाइना के साथ रिलेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया से, बिकॉज वो एक अलग तरीके का उनका कैलकुलेशन है, वो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात सोच रहे हैं, वो वेस्ट को चैलेंज करने की बात सोच रहे हैं, वो यूरोपियन फ्रंट पर बिजी हैं, तो उनकी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है ना। और वो मतलब उनका लाजमी भी है, वैसे तो हमें पता है कि उनका चाइना के साथ भी बहुत ही एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप है, और अल्टीमेटली वो चाहेंगे कि एक बार इनसे निपट के फिर चाइना को भी हटा दें। अभी की जो वर्तमान में जो सिचुएशन बन रही है, तो आप ये भी देखिए ना कि अगर वो एक ऐसे देश के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं जहां पे हमको तेल लेने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है यूएस का, तो ऑब्वियसली वो दो बार तो सोचेगा कि भाई जो चाइना है उसको तो मैं कभी भी उसके साथ रिलेशन है वो बहुत अच्छा है, और इंडिया को बार बार परमिशन लेके आनी पड़ रही है यूएस से तेल खरीदने के लिए भी, बाकी तो आप छोड़ ही दो। तो ऑब्वियसली वो चाइना को प्रेफर करेगा अभी फॉर शॉर्ट टर्म।
अभी और ना जो स्थितियां बन रही है उसमें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मिडिल ईस्ट में और बढ़ेगी, क्योंकि आप देखिए जो वहाँ पर अभी भी जैसे जो 60 डेज़ का जो सीज फायर वगैरह जो हमने जो सुना पिछले 2 दिन के अंदर, उससे भी चीज़ें बड़ी एम्बिग्यूअस हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ट्रंप की डिफीट हो गई, इजराइल की डिफीट हो गई, इसको ईरान की विक्ट्री बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अरब कंट्रीज अंदर से बहुत बौखलाए हुए हैं, और खासतौर से जो अरब कंट्रीज हैं उनके मन में अब एक ये डर बैठ गया है कि ये जब चाहे तब होर्मुज बंद कर सकते हैं, जब चाहे तब हमारी किसी भी जगह पर बॉम्बिंग कर सकते हैं। अब उन्होंने तो अपनी कोई आर्मी मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलप की नहीं है अरब कंट्रीज ने, तो वो तो शुरू से अमेरिकन पर डिपेंडेंट थे। तो उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके पास 2 ऑप्शन है। देखिए, एक ऑप्शन तो ये है कि चाइना और पाकिस्तान की मदद से ईरान के साथ कोई बैक चैनल डायलॉग खोल दें। अगर उन्होंने अमेरिका पर उनका ट्रस्ट बिल्कुल ही खत्म हो चुका और अब ये यकीन हो चुका है कि अमेरिका आगे उनकी मदद नहीं कर पाएगा। अभी हमने देखा इतने बड़े बड़े कॉस्टली जो इक्विपमेंट्स थे, एयर डिफेंसेस थे, उनसे भी कोई ज़्यादा मतलब कहते हैं ना फुल प्रूफ वो नहीं था प्रोटेक्शन।